हेगा दिसिलकोश। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स 2 इन्वेंट्री को डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन लिख के तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट उसको डिस्कस करके पूरा के पूरा समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत है नहीं। एवरी क्वेश्चन के बाद या क्वेश्चन से पहले जो उसका कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट, वो उसके साथ ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेन फोकस यही है कि जितने भी क्वेश्चंस है स्टडी मटेरियल का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन इंडेक्स 2 का, जिसका नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को अपना वैल्यू कैसे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। इसको अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से मतलब जो अपना अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किए, तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे का डिटेल क्या होगा वो क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये बोलता है एज पर इंडेक्स 2 इन्वेंट्री इंक्लूड मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जामिन whether the packaging material and publicity material are covered by the term material and supplies awaiting use in the production process। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन, जब अपन प्रोडक्शन करते हैं मटेरियल का, तो उसमें जो पैकेजिंग का खर्चा होता है या जो पब्लिसिटी का खर्चा होता है, पब्लिसिटी का खर्चा होता है, क्या उसको भी मटेरियल के कॉस्ट में ऐड कर दे, यानी कि कैपिटलाइज कर दे। तो देखो, अपन क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि मटेरियल बनाने तक का, जैसे कि पीपीई बनाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो उसमें कैपिटलाइज होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। मटेरियल बनाने में जो जो खर्चा लग रहा है उसको मटेरियल के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। बट पैकेजिंग मटेरियल में पैकेजिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक क्या है, अगरबत्ती है। अब ये अगरबत्ती को बेचने के लिए ये जो बाहर का प्लास्टिक है, इसको तो भाई यूज़ करना पड़ेगा ना, वरना इसको बेचेंगे कहाँ से। तो ये जो पहला पैकेजिंग है इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। तो ये जो प्राइमरी पैकेजिंग है, इसका खर्चा जो होगा वो इस अगरबत्ती का जो कॉस्ट है उसके साथ इंक्लूड कर देंगे। एक और बताता हूँ आपके एग्जाम्पल। ये है मेरे पास रिफिल। अब देखो, रिफिल का जो स्टॉक है, यानी कि जो इन्वेंट्री है, उसको बेचने के लिए ये देखो, जो अपना प्लास्टिक है, जो पैकेजिंग का खर्चा है, ये तो लगेगा ना भाई। तो ये वाला जो खर्चा है इसको अपन कैपिटलाइज करेंगे। बट ये सब बनाने के बाद इसको एक अलग से बॉक्स आता है, उस बॉक्स में पैक करके उसको मार्केट करके बेचेंगे। तो वो खर्चा क्या इन्वेंट्री के बनाने में या बेचने में काम में आएगा? नहीं। तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पर जो प्राइमरी है उसको कैपिटलाइज करेंगे। दूसरा, जो पब्लिसिटी है या बोलते हैं सेल्स एक्सपेंस है, क्या वो इन्वेंट्री बनाने के लिए कोई काम में आ रहा है? नहीं, वो तो इन्वेंट्री बेचने के काम में आ रहा है, बनाने तक का उसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए पब्लिसिटी मटेरियल को अपन कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आंसर क्या है ये देखो, वाइल प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल मे बी इंक्लूडेड विद इन द टर्म मटेरियल। प्लीज वेट अ मिनट, क्या हो गया ये? वाइल द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल मे बी इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ टर्म मटेरियल एंड सप्लाई अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट द सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल कैन नॉट बी सो इंक्लूडेड एंड एज these आर सेलिंग कॉस्ट। समझ में आया? ये सेलिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और अपना क्या है पब्लिसिटी, ये क्या है सेलिंग कॉस्ट है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड एज पर इंडेक्स 2। फॉर दिस पर्पज, एज द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इज वन विच इज essential to bring an item of inventory to its sellable condition. For example, bottles, cans, etc. In case of food and beverage industries, other packaging material required to transporting and forwarding material and will be normally be nature of secondary packaging material। और ये सबको अपन प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट ही चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको समझ में आया। चलो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 को लेकर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
ABC Limited buys goods from an overseas supplier. It has recently taken delivery of 1000 units of component X. The quoted price of component X was 1200 per unit, but ABC Limited has negotiated a trade discount. याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को अपन लेस करते हैं, बट जो कैश डिस्काउंट होता है उसको अपन कुछ नहीं करते, उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट एक्स बाई एक्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको बनाने में जो खर्चा है 1200 रुपये तो लगा, बट 1200 रुपये में उसको खरीद रहे हैं पर यूनिट, उसमें 5% का अपन को डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, और टोटल यूनिट कितना खरीद रहे हैं अपन, 1000, तो 1000 यूनिट मल्टीप्लाई 1200 माइनस 5%। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब दूसरा लाइन देखो, द सप्लायर ऑफर एन अर्लियर डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर पेमेंट विद इन 30 days एंड ABC लिमिटेड इंटेंड टू अचीव दिस। ये क्या है, अपना कैश डिस्काउंट है। तो एक काम करो, 30 दिन में पैसा दो, तुमको हम 2% का डिस्काउंट देंगे। तो ऐसा डिस्काउंट को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹60 पर यूनिट मस्ट बी डिपॉजिट बिफोर द गुड्स आर रिलीज थ्रू कस्टम। Once the goods are released through custom, ABC Limited must pay a delivery cost of ₹5,000 to have the component taken to its warehouse. Calculate the cost of inventory. तो देखो 12 क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट काम है, अपने को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। तो उसका जो 1000 यूनिट का प्राइस कितना है, 1200 करके हैं। तो देखो 1200 करके तो अपना 1 यूनिट का प्राइस है, पर 5% का तो डिस्काउंट भी मिल गया ना, तो इसीलिए 1000 गुना 1200 मल्टीप्लाई 95% कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 1000 गुना 1200 जो भी आएगा उसमें से माइनस कर दो 5%। तो वो अपना परचेस प्राइस क्या आ गया, अपना 11,40,000। ठीक है, देखो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आप लोग देखना आगे चल के, अगर मैं फेमस फैकल्टी बनता हूँ, अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, तो ये सब गलतियाँ मैं सुधारूंगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्वेंट्री को लेकर। क्या मैं पहला अपने जीवन में पहला पढ़ाने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा अगर गलती होता है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। कॉन्सेप्ट बताने में मैं कोई गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखो परचेस प्राइस अपना निकल गया, बट अपना क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी भी दिए हैं। जैसे का पता है कि कोई भी टैक्सेस है, अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो उसको भी कैपिटलाइज करते हैं। तो इस केस में देखो 1000 यूनिट मल्टीप्लाई 60, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि ये रिफंडेबल है या नहीं है। तो अगर नहीं बोला है रिफंडेबल, तो मानेंगे ये रिफंडेबल नहीं है। पूरा का पूरा कॉस्ट 1000 गुना 60, यानी कि 60,000 रुपीज़ को कैपिटलाइज करेंगे। और लास्ट में ये भी बोला है कि 5000 रुपया इसका डिलीवरी चार्जेस है, तो डिलीवरी कॉस्ट भी अपन देंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गया अपना, 12,05,000। 12,05,000 अपना क्या हुआ, 1000 यूनिट का हुआ। तो अगर अपने को 1 यूनिट का निकालना पड़े तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो प्लीज़ वेट अ मिनट। डिवाइड बाई 1000। अब एग्जाम में चाहो तो ये भी दिखा सकते हैं, 1205 रुपया 1 यूनिट का प्राइस हुआ। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 2 या इलस्ट्रेशन नंबर 2 डन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या है ना, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर। जब भी अपन ओवरहेड का खर्चा होता है, तो ओवरहेड का खर्चा को जब बाइफरकेट करते हैं ना, तो उसमें क्या करते देखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, अपना नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट क्या है। वो दोनों में जो सबसे हायर होता है, एक्चुअल और नॉर्मल में सबसे हायर होता है ना, उससे डिवाइड करते हैं टोटल ओवरऑल कॉस्ट को। जो पर यूनिट जो कॉस्ट आता है ना, उसी को फिर अपना जो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसको उसके साथ कैपिटलाइज करते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट। आगे देखो, ए बिजनेस प्लान्स फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर 10 lakhs पर एनम। 10 lakhs का इसका कॉस्ट लगने वाला है। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 1 lakh यूनिट पर एनम। ये तो इसका नॉर्मल प्रोडक्शन है, बट ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टी द बिजनेस वॉज ओनली एबल टू मेक 75,000 यूनिट। देखो साल में 1 लाख बनाने वाला था, बट मतलब साल का जो बनाने का इसका लेवल था वो 1 लाख था, बट ये ओनली क्या किया, 75,000 ही बनाया। तो देखो
1,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000 डिवाइड बाई अगर क्या करेंगे अपन 1,00,000 करेंगे तो 10 रुपीज़ आया, क्योंकि 10 रुपीज़ ही सभी यूनिट पर चार्ज करना चाहिए। तो देखो अपन बनाया कितना है 75 लाख, तो ये 75 लाख का पूरा ही 10 लाख का ओवरहेड नहीं देंगे। अपन क्या करेंगे 75 मल्टीप्लाई 10 जो अपना पर यूनिट आया उसको अपन डालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो तो ये हुआ ओवरहेड का खर्चा। अब अदर कॉस्ट भी है कितना 126 रुपये पर यूनिट। तो अभी तक क्वेश्चन में क्या है 10 लाख का अपना ओवरहेड का खर्चा हुआ था, जिसमें नॉर्मल कैपेसिटी क्या था 1,00,000 का, जिसमें अपन बनाए हैं एक्चुअल में कितना 75,000 यूनिट्स। तो क्या करेंगे इसका आंसर में देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट आसान है, कैसे करेंगे 10 लाख डिवाइड बाई 1,00,000 कितना हुआ 10 और अलग से अदर कॉस्ट कितना देकर रखा है 126, तो टोटल कितना हुआ अपना 136। दिस इज द आंसर। देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, अदर कॉस्ट 126 डायरेक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्शन को अब याद रखना जो 10 लाख पर एनम जो खर्चा है उसको अपन नॉर्मल और एक्चुअल दोनों में से हायर कौन सा है नॉर्मल 1,00,000, तो अपन इससे डिवाइड करेंगे। टोटल खर्चा क्या हो गया अपना, टोटल खर्चा हो गया 1,36,000, ठीक है। अब देखो अब इसमें और पूछा है अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होगा देखो 1,00,000 जो खर्चा हुआ 10 लाख जो खर्चा हुआ वो 10 लाख के खर्चा में अपन 7,50,000 रुपीज़ ही कैपिटलाइज किया है। तो बाकी का जो 2.5 लाख खर्चा हुआ क्या उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, करेंगे भाई, बट उसको इन्वेंट्री में ना करके उसको डायरेक्ट अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। तो देखो ओवरहेड खर्चा, ओवरहेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लगा था 10 लाख, जिसमें इन्वेंट्री में ऑब्जर्व कितना हुआ मात्र 750, जो बाकी का 2.5 लाख बच गया इसको डायरेक्ट अपन प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। कैसे लिखेंगे ये देखो ₹250 डेट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इज एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर डेट इज रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये अभी तक अपन 3 क्वेश्चन किए। तो गाइस देखो ये मेरा पहला वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ गलती होती है, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ आप लोग बताओ। मेरे को कॉन्सेप्ट सारा आता है, पढ़ाना कैसे है ये अगर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो कि इसमें और चीज़ सुधारा जा सकता है तो अगले वीडियो में उसको और बढ़िया से लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी मेरे पास रिसोर्सेज का कमी है, वरना मैं इसको सारा लिख के आपको सॉल्व कराता। मेरे पास पूरा सोल्यूशन है, बट ICAI का जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये भी कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया से प्रेजेंटेशन है। आप देखो आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन ICAI का ही करोगे ना, तो ट्राई करो ICAI का प्रेजेंटेशन समझने का। मैं तो पूरा समझा ही रहा हूँ, तो आप ऐसे करो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ कि मेरे पास थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, रिसोर्सेज का कमी है, वरना मैं आईपैड लेके उसको बढ़िया से समझा देता। बट कोई ना, आपदा को अवसर में बदलना है ना, तो ऐसे ही करेंगे अपन, जो है उसी के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें क्या करना है ना, कन्वर्जन कॉस्ट को लेकर है। चलो बात करते हैं। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनर सिस्टम्स। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनर सिस्टम, ठीक है। अब ईच कंट्रोल यूनिट्स रिक्वायर द फॉलोइंग। देखो अब एक यूनिट बनाने में कंपोनेंट X लगता है, कंपोनेंट Y लगता है, और उसके साथ ही साथ कुछ रॉ मटेरियल भी लगता है। देखो जो कंपोनेंट X लगता है ना उसका एक यूनिट का दाम है 1205, कंपोनेंट Y लगता है ना उसका एक यूनिट का दाम है 800, और उसके साथ में कुछ रॉ मटेरियल भी लगता है अलग से, जिसका अलग से दाम कितना है 150 ईच, ठीक है। आगे देखो द कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंस। फैक्ट्री का रेंट है 16,500, एनर्जी का कॉस्ट लगा है 7,500, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा है कितना अपना 10,000। तो देखो और आगे क्या बोल रहा है, ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, प्रोडक्शन वर्कर आर पेड ₹300 पर आवर्स। आगे क्या बोल रहा है देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड आर ऑब्जर्व into units of production using an hourly rate. The normal level of production per month is 1,000 hours. Calculate cost of inventory. तो देखो बहुत ही आसान है। जो पहला को देखो कंट्रोल यूनिट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है ये पूछ रहा है। तो देखो
जो कंट्रोल एक्स लग रहा है, वाई लग रहा है और रॉ मटेरियल लग रहा है, इसको तो आप सिंपल वहीं से उठा लो, कंट्रोल एक्स वाई रॉ मटेरियल, यहाँ का खर्चा हो गया। अब देखो, अब इसमें और क्या देखना है, देखो यहाँ पे क्या है ना, फैक्ट्री का रेंट है, ये ओवरहेड इसमें नहीं आएगा, एनर्जी का कॉस्ट है इसमें नहीं आएगा, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है ये इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री बनाने के काम में नहीं आता है। ठीक है गाइस, मैं कुछ तो गलत बोल दिया। देखो, जो सेलिंग एंड एडमिन खर्चा है ना, ये नहीं आएगा, बाकी का ऊपर तो 2 ओवरहेड था ना, ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, कैसे नहीं आएगा। देखो पहला वीडियो ना, ऐसा गलती हो सकता है। देखो फैक्ट्री रेंट और एनर्जी का खर्चा, ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड है। अपन पहला ही क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड को बांट रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं बांटेंगे। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को देखकर। तो देखो फैक्ट्री का रेंट और एनर्जी कॉस्ट, ये दोनों को आप जोड़ दो, कितना आता है प्लीज़ बेटा मिनट, 16,500 प्लस 7,500, 24,000 रुपये ये लगा ओवरहेड। इसको ऑब्जर्व कैसे करना है ये देखो। अब देखो इसमें अपना लेबर भी लगा है, लेबर कैसे लग रहा है, देखो लेबर को अपन देखो, ये ऊपर मटेरियल का खर्चा समझ गया कि कौन कौन सा मटेरियल लगता है। अब मटेरियल के बाद लेबर भी तो लग रहा है। अब ये लेबर क्या लग रहा है, देखो 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, और हर 1 घंटा का लेबर का कितना रुपये देते हैं, 300 रुपये। तो देखो अपन मटेरियल का खर्चा है, तीनों निकाल लिया, लेबर का खर्चा कैसे निकला है, लेबर का खर्चा तो आसान से दिया हुआ है, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, और क्या बोलते हैं, और वर्कर को कैसे पैसा देते हैं, 300 रुपये पर आवर्स। तो 1 यूनिट में कितना हुआ, 2 घंटा लगता है, और 1 घंटा का 300 रुपया है, तो 600 रुपया हुआ। तो देखो लेबर अपना 600 रुपया हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा प्रोडक्शन ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे दिखना है। तो देखो प्रोडक्शन ओवरहेड को यहाँ पर बोला गया है, कहाँ गया देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड इनटू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन आवरली रेट, यानी कि जो अपना आवरली रेट है, आवरली रेट मतलब क्या कि 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है, अपना लगता है 2 आवर्स। तो आपको इसी के यूनिट में बनाना है। अपने ये इंटरमीडिएट का जो कॉस्टिंग पढ़ा था उसका याद आ रहा है। तो देखो टोटल खर्चा कितना है अपना, 24,000। अब 24,000 में अपना टोटल आवर्स कितना लगा है, 1000। ये कहाँ है, देखो दिया हुआ है, नॉर्मल लेवल प्रोडक्शन 1000 आवर्स है। देखो इसमें एक्चुअल नहीं दिया है, तो एक्चुअल नहीं दिया है तो जो नॉर्मल है उसी को मान लेंगे कि अपना एक्चुअल है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वरना अगर एक्चुअल दिया होता तो फिर दोनों का कंपेयर करता, जो हायर होता उसे डिवाइड करता। तो देखो 24,000 डिवाइड बाई क्या किया अपन, 1000, तो ये पर यूनिट का निकल गया। पर इसको कैसे बाइफरकेट करना है, आवरली रेट में, लेबर के रेट में, तो लेबर कितना लगता है, 2 घंटा ईच। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 48 रुपीज़। तो देखो अपना टोटल कॉस्ट कितना लगा, मटेरियल लगा ये तीनों 2155, लेबर लगा 600 रुपये, ये तो दिया था। अब प्रोडक्शन ओवरहेड ये समझा है, अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन ख़त्म है। कैसे आया देखो, 16,500 प्लस करते हैं अपन 7,500, 24,000 को अपन को अब बाइफरकेट करना है। अब बाइफरकेट करने के लिए अपना दिया है कि नॉर्मल लेवल क्या है, 1000 आवर्स, तो 1000 आवर्स से डिवाइड किया तो अपना 1 आवर्स का आ गया। बट 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, कहाँ लिखा है देखो, ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो अपना 48 आवर्स आ गया। तो टोटल खर्चा 1 यूनिट बनाने में टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 2803। ठीक है, अब देखो एक नोट दे सकते हो, द सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये तो अपन पहले वाले जो क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें भी जो पब्लिसिटी एक्सपेंस था, पब्लिसिटी एक्सपेंस, उसमें भी यही पॉइंट था। तो देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 अपना आराम से हो गया है। ठीक हो, अभी 20 मिनट हुआ है और 20 मिनट में अपन क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अच्छे जगह से जा रहे हैं, सॉरी अच्छे रफ्तार से जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो ये क्या है, अ डीलर हैज़ परचेज 1000 कार्स कॉस्टिंग ₹280 each on deferred payment basis as 25,000 per month to car to be paid in 12 installment। देखो ये बोल रहा है कि एक डीलर है, उन्होंने 1000 कार खरीदा है और एक कार का दाम है 280।
एक का जो कॉस्ट है वो 280 है, बट अगर वो एक बार में पेमेंट ना करके डेफर पेमेंट यानी कि ईएमआई में दे तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, देखो 25,000 पर मंथ है और उसको 12 महीने में देना है। तो इसको देखो कहाँ गया अपना कैलकुलेटर, ये अपना कैलकुलेटर 25,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हुआ 3 लाख। 3 लाख है तो एक यूनिट में या एक कार में इंटरेस्ट का खर्चा कितना है 20,000। याद रखना 20,000 कैसे आया, 3 लाख रुपया अपन दे रहे हैं और उसका कॉस्टिंग क्या है 280। कहाँ लिखा है, यही लिखा है देखो 280, तो इसका क्या है कॉस्ट है, लिखा है ना कॉस्टिंग, ईच कॉस्टिंग 280, बट अपन दे कितना रहे हैं, एक साल में उसको देंगे 3 लाख। ठीक है, तो 1 कार में जो अपना फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस देखो इंटरेस्ट को ही अपन अब तो फाइनल लेवल में आ गए ना, तो यहाँ पे अच्छे लेवल में आके उसका नाम हो जाता है फाइनेंस कॉस्ट, अपने को अच्छे से पता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट कितना है 280। ठीक है, अब देखो अपन खरीदा तो कितना था क्या बोलते हैं 1000 कार्ड्स, बट ईयर एंड में अपने पास मात्र कितना बचा हुआ है 20 कार्ड्स, स्टॉक में कितना बचा है 20 कार्ड्स। अब क्या मांग रहा है देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फाइनेंस कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो इन्वेंट्री का खर्चा तो आराम से ही निकल जाएगा यार, 2,80,000 मल्टीप्लाई 20, एक का कॉस्ट क्या है 280 मल्टीप्लाई 20। तो देखो पहले देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 मल्टीप्लाई 280 56 लाख रुपये, ये अपना क्या हुआ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब क्या मांगा यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट तो टोटल निकालेंगे ना सबको लेकर, तो फाइनेंस कॉस्ट के लिए 20,000 मल्टीप्लाई 1000, देखो 20,000 मल्टीप्लाई 1000 कितना हुआ अपना 3 6 7 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ अपना फाइनेंस कॉस्ट हुआ। और लास्ट क्या मांग रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि जितना इस साल में अपन गुड्स सोल्ड कर दिए, जितना कार बेच दिया उसका कॉस्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1000 यूनिट खरीदा था जिसमें से 20 यूनिट्स अपने पास है, डैट मीन्स 980 यूनिट कार या 980 कार हमने बेच डाली और एक का दाम था 280 कॉस्ट। ठीक है, तो देखो 980 मल्टीप्लाई 280 अपना क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 980 मल्टीप्लाई 980 मल्टीप्लाई 2,80,000 27 करोड़ 44 लाख, यही है ना, हाँ 27 करोड़ 44 लाख अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये अपना आंसर मैंने लिख देना ऐसे करके, आसान है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं क्वेश्चन में। अभी तो जितना भी क्वेश्चन किए आसान किए हैं। देखो इंडेक्स 2 में इसलिए उठाया हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है और पहला वीडियो है तो कुछ गलती हो भी जाती है तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो कॉस्ट, इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। व्हेन अ ट्रेडिंग कंपनी purchases car from several countries and sell them to Asian country. During the current year, the company has incurred following expense. Trade discount on purchase. ये क्या होता है लेस होता है, इसको कंसिडर करते हैं। हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इम्पोर्ट। हाँ भाई, अगर बोला ना कि गुड्स को बनाने से लेकर इन्वेंट्री को बनाने से लेकर अपने गोडाउन तक लाने तक का जितना भी खर्चा है उसको कैपिटलाइज करेंगे तो हैंडलिंग कॉस्ट तो आएगा ना, कि सामान को अगर खरीद रहे हैं कोई यूनिट्स उसको मंगाने के लिए फैक्ट्री में हैंडलिंग कॉस्ट है तो वो अपना आएगा। अब देखो सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ना 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 ये नहीं आएगा। ठीक है, सैलरी इसको क्या पता, इसका क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, कोई मतलब नहीं है, सेल्स का कोई भी खर्चा इन्वेंट्री बनाने का नहीं है ना, इन्वेंट्री बन गया बेचना है, इसको नहीं आएगा। आफ्टर सेल्स वारंटी ये सब नहीं आएगा। अकाउंटिंग का खर्चा नहीं आएगा, सेल्स कमीशन नहीं आएगा, आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट नहीं आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी आएगा अगर ये रिफंडेबल ना हो तो। ठीक है, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मान लेंगे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा तो ये रिफंडेबल नहीं है तो ये खर्चा आएगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ परचेस जरूर आएगा, जो अपन कॉस्ट दिया है वो तो आएगा ही ना। उसके बाद है फ्रेट का खर्चा, भाड़े का खर्चा लगेगा। इंश्योरेंस परचेस ये भी खर्चा इन्वेंट्री को लाने के लिए है तो ये भी आएगा। अब देखो सबसे बढ़िया है ब्रोकरेज कमीशन पेड टू
इंडेंटिंग एजेंट्स। इंडेंटिंग एजेंट क्या होता है? देखो, जब भी कोई सामान अपन बाई करते हैं तो बाई करने के लिए किसी एक को कमीशन खिला रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडेंटिंग एजेंट। ठीक है, तो अपन इन्वेंट्री खरीद के ला रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो इन्वेंट्री खरीदने के लिए किसी को अगर मेरे को कमीशन देना पड़ रहा है, ये तो मेरा वो इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट हुआ ना, तो इसलिए ब्रोकरेज जो है ना, अगर ये सेल्स के ऊपर होता तो नहीं आता, बट ये इंडेंटिंग एजेंट है यानी कि बायर एजेंट है, इसलिए इस पर आएगा। अब देखो क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। देखो, इवेलुएट विच कॉस्ट आर अलाउड बाय इंडेक्स 2 फॉर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। से देखो, अब बोल रहा है कौन कौन सा ऐड करोगे, मैंने बता दिया, पहला ऐड करोगे, दूसरा ऐड करोगे, 3 4 5 ये ऐड नहीं करोगे, बाकी इसके अलावा सब तो ऐड करना है। तो देख लो आंसर वही है, 1 2, बीच का 3 4 5 नहीं है क्योंकि वो अपना अलग खर्चा था। ठीक है, देखो 5 6 7 8 9 10 ये सारा अपना आएगा, बाकी नहीं आएगा। आप पढ़ लो, आइटम नंबर 1 2 6 7 8 9 10 आर अलाउड बाई इंडेक्स 2 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, सैलरी ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, सेल्स कमीशन and after sale warranty are cost not considered to the cost of inventory. Therefore, they are not allowed by index 2 for inclusion in cost of inventory and are expensed off in the profit and loss account. वो जितना भी खर्चा है उसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक। चलो बात करते हैं आगे, ये है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चन क्यों आ रहा है? ठीक है, आ रहा है तो उसको बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है, एज पर इंडेक्स 2 सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दीज आर इनकर्ड। ये बोल रहा है कि एज पर इंडेक्स 2 के अनुसार जो सेलिंग का खर्चा है उसको एक्सक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से और उसे उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल सही बात। अब बोल रहा है, एडवाइस वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड बी नाउ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज अंडर इंडेक्स 2। अरे भाई क्या पूछ रहा है? देखो, अपन 11 12 से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जब भी सुन रहे हैं उस तब सुने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दोनों ही खर्चा एक है। जब तक गुड्स बनाएंगे नहीं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो जब तक गुड्स बन जाता है ना उसके बाद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसीलिए ये दोनों ही बाहर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। देखो क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं बट क्या पता ICI कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आंसर पढ़ रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर जनरली यूज्ड एज ए सिंगल टर्म। ठीक है, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड एज सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड टू इफेक्ट द सेल एंड the distribution costs are incurred by the seller to complete a sale transaction by making the goods available to the buyer from the point of sale to the point at which the buyer take possession। वही बोल रहा है कि भाई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा एक सिंगल टर्म में एक ही होता है। जनरली कब होता है? जब अपन गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, since this cost are not related to bringing the goods to their present location and condition। ये वाला तो अपना इंडेक्स 16 में भी आएगा, बार बार वर्ड। देखो, इन्वेंट्री बनाने के लिए, बनाने तक का जो भी खर्चा ब्रिंगिंग गुड्स को लाने तक, उसका लोकेशन एंड कंडीशन में लाने तक का खर्चा होता है, उसे कैपिटलाइज करते हैं। बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये तो इन्वेंट्री को बनने के बाद हो रहा है, इसीलिए खर्चा नहीं आएगा। द सेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अकॉर्डिंगली, though the word distribution cost is not specifically mentioned in index 2, this cost would continue to exclude from the cost of inventory। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे और सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 8। यस, दिस इज द मास्टर क्वेश्चन। अगर इंडेक्स 2 में
देखो मैं अगर ICAI होता और कोई बढ़िया क्वेश्चन पूछता स्टडी मटेरियल से, तो मैं ये वाला क्वेश्चन पूछता। ये बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर बोलते हैं ना कि अगर आपको गेस मारना है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इंडेक्स 2 से सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, इसको आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है क्या, देखो मैं बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखो मैं जब एक फैक्ट्री में मटेरियल बनाने जा रहा हूँ, तो एक प्रोडक्शन बनाने के लेकर फिक्स जो अपना फिनिश गुड्स है वही तो नहीं निकलेगा। फिनिश गुड्स को साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो अपन इंटर में पढ़ा था, जो बाई प्रोडक्ट होता है वो भी तो निकलता है, जो स्क्रैप होता है वो भी तो निकलता है। तो इसको लेकर ये पूरा क्वेश्चन उसके यूनिट पर है। इसमें क्या करेंगे, देखो जो भी अपना खर्चा लगेगा इन्वेंट्री को बनाने में, उस खर्चा में से लेस कर देंगे जो बाई प्रोडक्ट का खर्चा हो, उसमें बाई प्रोडक्ट बेचने पर, जो बाई प्रोडक्ट को बेचने पर जो पैसा आएगा ना, उससे माइनस कर देंगे। कोई स्क्रैप का अपने पास निकला हो, उस स्क्रैप को बेच देंगे। ठीक है, उस स्क्रैप के बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से माइनस कर दो, तो जो पैसा बच गया वही अपना मेन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा। यह अपना क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर 2 मिनट में खत्म करते हैं। देखो कितना आसान है। In a manufacturing process of March Limited, one of product BP emerged beside two main product MP1 and MP2 apart from its scrap। देखो 2 मेन प्रोडक्ट बन रहा है, MP1 एंड MP2, बट इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बन जा रहा है। ठीक है, डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हेयर अंडर। देखो टोटल खर्चा क्या लगा, ये देखो जब अपन बनाने गया टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा है। देखो रॉ मटेरियल का यूनिट से कोई मतलब नहीं है। रॉ मटेरियल का खर्चा कितना लगा, 1.5 लाख रुपये, 150। वेजेस का खर्चा कितना लगा है, 90,000। फिक्स ओवरहेड कितना लगा है, 65,000। वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है, 50,000। तो ये अपना टोटल खर्चा लग गया है। ठीक है, अब देखो अब ये टोटल खर्चा तो लगा, पर इसमें से निकला क्या क्या, निकला अपना 5,000 यूनिट MP1, 4,000 यूनिट MP2, 2,000 यूनिट का बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब देखो ये जो टोटल खर्चा लगा ना, ये खर्चा में से जो ये यूनिट निकला है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट है ये तो अपना मेन प्रोडक्शन नहीं है, तो ये 2,000 यूनिट को अपन बेचेंगे, और ये बेचने के बाद जो पैसा आएगा ना उसको इसमें खर्चा में से माइनस कर देंगे। बस क्वेश्चन डन है, इतना ही। देखो आगे क्या हुआ, देखो अब बात करते हैं ये जो बाई प्रोडक्ट है ना, इसको लेकर बोल रहा है क्या। देखो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज मार्केट प्राइस। जो अपन मैंने प्रोडक्ट बनाया ना MP1 MP2, उसका मार्केट प्राइस क्या है, MP1 का है 60 और MP2 का है 50। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब जो अपना बाई प्रोडक्ट है उसको अपन कितने पे सोल्ड करते हैं, 20 रुपये पर यूनिट। अब उसको बेचने पे प्रॉफिट कितना होता है अपना, 5,000। देखो मुझे भाई प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। 2,000 यूनिट मेरा बाई प्रोडक्ट बना, उसको बेच सकते हैं कितना में, 20 रुपये पर यूनिट। अब उसके बेचने पर मेरा ये देखो आगे बोल रहा है कि उसको बेचने में ना 8,000 रुपये का आपको को खर्चा लग जाएगा उसको बेचने में, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा उससे। उसके बाद पैकेजिंग का अपना 2,000 का खर्चा लगने वाला है, और 5,000 का स्क्रैप आया। देखो अब मेरे को 1 मिनट दो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, ये जितना भी खर्चा है ना, ये खर्चा, ये तीनों को, इस चारों को ऐड करो। तो देखो 1 2 3 4, ये चारों खर्चा ऐड किया। उसके बाद बाई प्रोडक्ट बेचने से कितना पैसा मिला, देखो 2,000 यूनिट मल्टीप्लाई 20, 2,000 इंटू मल्टीप्लाई 20, ये आया। अब इसके साथ में देखो बेचने का इसका 8,000 का खर्चा लगा, और उसके बाद इसका पैकेजिंग करने, बाई प्रोडक्ट को भी पैकेज कर रहे हैं तो उसको 2,000 का खर्चा लगा, तो ये कितना हुआ, 10,000। तो देखो बाई प्रोडक्ट का बेचने में 10,000 खर्चा हो गया, मिला कितना, 40,000। तो नेट में कितना फ़ायदा हुआ था, 30,000। अब देखो ये तो नहीं समझ गया कि अपने को 30,000 बाई प्रोडक्ट से मिल गया, पर उसके साथ साथ कुछ और अलग से स्क्रैप था, 5,000 को अपन स्क्रैप भी बेचा, तो टोटल पैसा कितना मिला, 35,000। खर्चा किया इतना सारा, उसमें से 35,000 तो रिकवर हो गया। तो देखो पहला आप ये दिखाओ वर्किंग नोट में कि बाई प्रोडक्ट का खर्चा कितना निकला,
उसके बाद बताओ कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना हुआ या कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है। तो ये 4 खर्चा दिया हुआ था, उसमें से बाई प्रोडक्ट का खर्चा निकाल दिया और 5,000 खर्चा निकाल दिया। तो अपना जो मेन खर्चा लगा नेट में कितना लगा है, 3,20,000। अब ये जो 3,20,000 है ना, इसको बाइफरकेट करना है कि किस में देखो, MP1 में MP2 में। अब ये कैसे अपन बाइफरकेट करेंगे, तो इसलिए इसका मार्केट प्राइस दिया है, उसको बाइफरकेट करेंगे ये दोनों का मार्केट प्राइस में। तो देखो इसका MP1 निकला है 5,000, MP2 निकला है 4,000, और ये दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है। तो एक काम करो, यूनिट को इसका सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आता है अपना, यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो इसका सेल्स का वैल्यू आ गया। ये दोनों का रेशियो ले लो, यही रेशियो में जो अपना खर्चा लगा है ना, उसको बाइफरकेट कर देंगे। खर्चा कितना था अपना, 3,20,000। तो 3,20,000 को अपन को डिवाइड कर देंगे किसमें, 3:2 में। कौन सा रेशियो ले रहे हैं अपना, सेल्स का रेशियो। तो देखो एक MP1 के बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा अपना, 192,000, और MP2 के बनाने में कितना लगा, 120। ठीक है, तो ये खर्चा आ गया, ये तो टोटल खर्चा है। बट ये भी देखोगे ना कितना यूनिट बनाया था, MP1 को बनाया था 5,000, MP2 को बनाया था 4,000। तो उसको डिवाइड कर दो, 192 देखो 192 आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड बाई 500 रुपये। पाँच 5,000 यूनिट। आप सॉरी ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, 38.4 आंसर है। हाँ, कॉस्ट ऑफ यूनिट अपना निकल गया 38 ये अपना खर्चा निकल गया। ठीक है, 1 यूनिट बनाने का खर्चा निकल गया, आप लोगों को समझा। अब देखो, अब क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ये देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2। अब देखो, अब 1 यूनिट खर्चा निकल गया। अब तो आसान है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 250, और देखो ये तो साल भर में बनाया ना, बट बनाने का नहीं, बनाने के बाद लास्ट में कितना बचा है, 250 और 100। तो 250 और 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो कॉस्ट पर यूनिट था, देखो ये अपना था, ये क्लोजिंग स्टॉक, इसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अगर इसमें ही अगर वो मांगता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या करते अपन, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांगता क्वेश्चन में, तो 5,000 माइनस करता 250, जो भी आता उसको मल्टीप्लाई कर देते अपना पर यूनिट का कॉस्ट है, तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। तो ये है अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को चलो एक काम करता है, इस क्वेश्चन को 1 मिनट में और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिंपल था, इतना खर्चा था, रॉ मटेरियल का खर्चा था, वेजेस का खर्चा था, फिक्स ओवरहेड था, प्री ओवरहेड था, इतना खर्चा लगा, पर निकला क्या, MP1 5,000, MP2 4,000 और बाई प्रोडक्ट 2,000 का यूनिट। ठीक है, तो क्या करना है, इस सारा खर्चा में से जो बाई प्रोडक्ट बेचने पर जो खर्चा निकला, सॉरी बाई प्रोडक्ट बेचने पर जो पैसा आया उसको उससे लेस कर दो, और एक लास्ट का 5,000 का स्क्रैप भी था उसको लेस कर दो, तो 35,000 अपना आया था। देखो ये सारा खर्चा ऐड करने के बाद 30,000 का बाई प्रोडक्ट का पैसा मिला, 5,000 का स्क्रैप बेचने के बाद 3,20,000 अपना खर्चा मिला, सॉरी पैसा गया। अब इस 3,20 को अपन को बाइफरकेट करना है MP1 और MP2 में। MP1 MP2 में कैसे बांटेंगे, तो उसका सेल्स का रेशियो में, तो उसका सेल्स का रेशियो 2:1, इसमें अपना बाइफरकेट कर दिया, तो टोटल खर्चा आया ये। अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे उसका यूनिट के साथ, यूनिट कितना था 5,000 4,000, तो अपना पर यूनिट का खर्चा आ गया। और क्वेश्चन का जो मेन डिमांड था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो अपना देखना है कि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो क्वेश्चन बोला कि 250 और 100 बचा हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो उसका पर यूनिट के कॉस्ट से, तो उसका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चन आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ये 2 इसमें आपको ना इसमें 2 पॉइंट है, मैंने पढ़ा है। एक है अपना 1 और ए, और दूसरा पॉइंट है B। ए और B को अब एक काम करो, रट्टा मार लो, इसमें कुछ नहीं है। देखो ये बोला है कि देखो मास फैशन इज ए न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी, ये देखना रिटेल कंपनी है, लोकेटेड इन लाजपत नगर न्यू दिल्ली। काइंडली एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी ऑन द फॉलोइंग नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग आइटम। इसके पास 2 आइटम है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगा ये बोल रहा है। ठीक है, देखो पहला क्या है, ये देखो वन ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट लाइन इज ए ब्यूटी प्रोडक्ट,
particularly cosmetic such as lipstick, moisturizer and compact makeup kits। ठीक है, ये क्या करता है, जो कॉस्मेटिक आइटम होता है ना, लिपस्टिक, मॉइस्चराइजर, वो सब बेचता है। द कंपनी सेल्स हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर। देखो मुझे ज़्यादा लेडीज़ का जो क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक के बारे में तो नहीं पता, पर इस क्वेश्चन का पढ़कर मुझे इतना पता लगा कि वो सारे ब्रांड का जो है ना, सॉरी, वो जो मास फैशन है वो 1000 ब्रांड्स तक का, 100 ब्रांड्स का सेल करता है, पर वो सबका जो प्रोडक्ट है वो सबका सब सेम ही है। मैं बताता हूँ, अपने घर में मेरे सामने रखा हुआ है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन, अलता बोलते हैं हम लोग में। अब ये जो अलता है, अब अलता कितना भी कंपनी का हो, सभी डिफरेंट का हो, बट उसका जो मेन काम है वो तो सेम ही है ना भाई। ये जितना प्रोडक्ट है वो सब तो सिमिलर ही है ना। तो देखो ये अपना बस कलर अलग अलग है, बाकी प्रोडक्ट तो सबका सेम ही है। तो यही बोल रहा है, ईच प्रोडक्ट इज ए क्वाइट सिमिलर, इज परचेज एट सिमिलर प्राइजेस, और वो उसका प्राइस भी सेम है, कॉस्टिंग भी सेम है, एंड हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल बिफोर द न्यू सिमिलर प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस। लेडीज़ लोग का है भाई, एक सीजन गया तो दूसरा आएगा, यानी कि हर एक बार नया नया आइटम आएगा। ठीक है, आगे देखो, द पॉइंट ऑफ सेल एंड इन्वेंट्री सिस्टम इज नॉट येट फुल्ली फंक्शनल इन दिस डिपार्टमेंट। द सेल्स मैनेजर ऑफ द कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट इज अनश्योर ऑफ द कॉस्ट ऑफ each product, but is confident of the selling price and has reliable information that the company is average make a gross margin of 65% of each line। देखो ये क्या बोल रहा है कि इतना सारा ये खरीदा तो है, इन्वेंट्री इसके पास पड़ा हुआ है, पर उसको वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, क्योंकि सबका इसके पास बहुत सारा ब्रांड है, बहुत सारा आइटम पड़ा हुआ है, तो सबको कैसे करेगा, इसका कॉस्ट लगभग सबका सेम है। तो इस केस में क्या बोला है, देखो ये लास्ट लाइन है ना, यही बोल रहा है, सबका सेलिंग प्राइस मुझे पता है, और सेलिंग प्राइस पर जो अपना प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस मार्जिन है, वो 65% है। तो इसी अनुसार आप क्या करो, उसको इसके अनुसार आप क्या कर लो, इसको कॉस्ट निकाल लो भाई। बैक कैलकुलेशन करना है ना, कि देखो 100 रुपये का अगर सामान बेच रहे हैं, उसमें मेरा क्या बोलते हैं मार्जिन है कितना, 65%। तो उसको खरीदा कितना में होगा, ये आप निकाल लो, या 1000 रुपीज़ में हमने खरीदा, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ में अब 65% मेरा क्या है, मार्जिन है, तो उसको ऐड करके खर्चा निकाल लो। तो देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेल मेथड। इसका आंसर ये दिया, देखो, द रिटेल मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट। The cost of inventory is determined by taking the selling price of the cosmetic and reduced by the gross margin of 65% to arrival and cost। ये बोल रहा है आप सेलिंग प्राइस को लो, उस सेलिंग प्राइस में से 65% कम कर दो, आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 100 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं, अब देखो 100 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं ना, तो उसमें मेरा 65% क्या है, ग्रॉस मार्जिन है, तो उसका कॉस्ट क्या हुआ, 35। तो इस प्रकार से अपने को देखना है। तो इस मेथड को बोलते हैं रिटेल मेथड। अब देखो ये मेथड मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, ये ऐसे ही की बुक में है, तो अपने को इसको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को आप याद कर लो। और दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ही सेम टू सेम है, बट वो अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अनुसार है। तो एक काम करना, आप वो भी पढ़ लेना। ये क्वेश्चन को डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही फालतू है। तो एक काम करना, ये दोनों को आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है स्टेट। देखो वो क्वेश्चन में छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है। आप मैं पहला लेक्चर इसके लिए आप मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करना, वो मेरे को आता है, बट वो क्वेश्चन ही फालतू है। तो मैं पढ़ के क्या करूँगा, जितना आपको समझ में आएगा उतना मुझे समझ में आता है, ठीक है। आप और फिर भी किसी को समझ में ना आए तो बोलना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चैट जीपीटी को दूंगा, वो बता देगा मेरे को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट whether an entity can use different cost formula for inventory held as different geographical location having similar nature and use to it। अब देखो भाई, अब देखो सबसे पहले कॉस्ट फार्मूला क्या होता है। कॉस्ट फार्मूला वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लीफो, फीफो, वेटेज एवरेज, सिंपल एवरेज,
तो ये बोल रहा है कि देखो एक इन्वेंट्री को डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रखा हुआ है पर दोनों का नेचर एंड यूज सेम है, तो क्या उसको अलग से फार्मूला, दोनों का अलग अलग फार्मूला लगा सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। अगर किसी इन्वेंट्री का नेचर एंड यूज सेम है तो वो कहाँ रखा है, एक पाकिस्तान में रखा है, दूसरा अमेरिका रखा है, कोई मतलब नहीं है, दोनों का कॉस्ट फार्मूला सेम जाएगा। अगर फीफो यूज़ कर रहे हैं तो फिर दोनों में को फीफो ही यूज़ करेंगे। इसका 2 लाइन का आंसर यही है। बट आप एक काम करना, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है? मैं बोल दिया, इसका आंसर यही है। भाई पे विश्वास रखना, इसको अपना लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया ना, मरकरी लिमिटेड यूज अ पेरियोडिकली इन्वेंटरी सिस्टम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसको हम 21-22 बोलते हैं, आप X1 X2 जैसे बोलो, पर मैं इसको 21-22 पढ़ूंगा, ठीक है? तो देखो इसमें क्या किया, देखो टोटल अप्रैल मई सितंबर फरवरी, इसने इन्वेंट्री, इसका क्या था, अप्रैल में इसके पास इन्वेंट्री था, मान लेते हैं ये ओपनिंग था, ड्यूरिंग द ईयर में 3 बार परचेस किया, तो टोटल 1000 यूनिट खरीदा, जिसका प्राइस टोटल में कितना है 12,250। क्यों है, कहाँ से, उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, फिजिकल इन्वेंट्री, देखो ये तो खरीदा तो इतना, बट ईयर एंड में 31 मार्च 2022 के इसके पास 400 यूनिट ही बचा हुआ है। अभी बोल रहा है कि अब बताओ ये जो 400 यूनिट है ना, इसका कॉस्ट क्या होगा, हिम्मत है तो निकाल के दो, कॉस्ट क्या होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा। तो देखो पहला मेथड है फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो ये 200 यूनिट था, पहले आया पहले चला गया होगा, ये 50 पहले आया पहले चला गया होगा, ये 400 पहले आया पहले चला गया होगा, बचा क्या होगा लास्ट का ना। तो देखो 400 यूनिट बचा हुआ है ना, तो ये 400 यूनिट में 350 तो ये यूज़ हो गया, 350 मल्टीप्लाई 14 ये अपना आ गया। तो देखो 350 मल्टीप्लाई 14, अब देखो टोटल 400 यूनिट है और 400 में ये 350 बचा हुआ है, बाकी का 50 इसमें बचा होगा ना, तो 50 मल्टीप्लाई 12। तो देखो 50 मल्टीप्लाई 12, तो टोटल जो फीफो मेथड के अनुसार उसका कॉस्ट आएगा वो आएगा 5500, ठीक है? तो ये हुआ अपना इन्वेंट्री का खर्चा। अब देखो टोटल अपन 1000 यूनिट्स खरीदा था, जिसका टोटल खर्चा था 12,250। बस फिजिकल अपन इन्वेंट्री बचा हुआ कितना है 400, तो बाकी का 600 यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ये जो 5500 है ना, 5500 का इन्वेंट्री बचा हुआ है, बट खरीदा कितना का था 12,250। तो 12,250 माइनस 5500 जो है उसका उतना का गुड्स अपन बेच दिया, तो उसे बोलते हैं गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये देखो 12,250 माइनस 5500, इतना अपना क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? आप इसको और इसको प्लस करोगे ना तो अपना 12,250 ही आएगा, ठीक है? तो ये अपना हुआ फीफो मेथड। दूसरा है वेटेज एवरेज। यार वेटेज एवरेज बहुत ही आसान है, इसको क्या करना है ना, देखो 12,250 मेरा टोटल कॉस्ट लगा और टोटल यूनिट कितना परचेस किया था 1000, यानी कि टोटल यूनिट मेरे पास कितना था 1000। तो 12,250 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो कितना हुआ, डिवाइड करने के बाद देखो 12 रुपये 12.25, ये एक का बचा हुआ, सॉरी एक का खर्चा हुआ ना, या कॉस्ट पर आइटम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 400 से डायरेक्ट। वेटेज एवरेज कैसे करते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस, ये 1 यूनिट का आ गया। अब 1 यूनिट के आने के बाद अपना कितना बचा हुआ कितना है 400, तो 400 मल्टीप्लाई ये कर दो, तो अपना वेटेज एवरेज खर्चा ये आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स तो वो सेम है, 12,250 में से माइनस कर दो जो अपन निकाला है, तो इसमें से माइनस करने के बाद जो बचा उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये दोनों, ये ऐसा क्वेश्चन शायद ही आ पाएगा, इतना आसान नहीं पूछेगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। हाँ, सो गाइस अब 50 मिनट हो गया, 50 मिनट में अपन मात्र 11 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। पहला वीडियो है और मैं 50 मिनट तक एक सांस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मेरा क्या बोलते हैं अच्छी बात है ना। बोल कैसे रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि पहला वीडियो है, जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है और मैं इसको एज इट इज रिकॉर्ड करूँगा, कहीं से कोई कट नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आता भी नहीं, उतना एडिटिंग नहीं आता है। तो जैसा रिकॉर्ड हो रहा है
मैं सेम टू सेम अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर कहीं पे कुछ गलत बोल दिया तो भाई बता देना, मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या उसको टिक करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखो अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कर लिए, टोटल 17 इलस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगला क्या है, देखो अगला इलस्ट्रेशन है 12। इसमें क्या बोल रहा है, रिकमेंडेड करना है वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, पहले ये देखो। इंडेक्स 2 का जो इंडेक्स 2 या AS2 इन्वेंट्री को अपन जानते हैं, इसीलिए उसका याद ही एक ही चीज़ को लेके आता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। तो NRV के कैलकुलेशन के लिए ये बोल रहा है, जो नीचे के तीन पॉइंट दिया है, इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। पहला है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मतलब क्या, देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आता है कि जितना भी हम सामान बेचने वाला है उसमें से माइनस कर दो कि कोई खर्चा उसका बनाने में भी लगा है कि लगने वाला है क्या, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो भाई जरूरी करेंगे। दूसरा ट्रेड डिस्काउंट भाई कंसिडर होगा। अगर सामान खरीद के लाएंगे उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। और दूसरा लास्ट है कैश डिस्काउंट। भाई कैश डिस्काउंट को पूछते भी नहीं है अपन, ठीक है। ये वही है अपना क्रश की तरह, जिसे क्रश अपने को नहीं पूछती ना, ऐसे ही अपन कैश डिस्काउंट को नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नेट रियलाइजेबल को लेकर किसको अपन को कंसिडर करना है, तो पॉइंट A B को करना है, C को छोड़ देना है। आंसर पढ़ लेना, यही आएगा, ठीक है। अब देखो अब है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 15 के बाद कहाँ गया भाई, 16 है, 16 के बाद ये 17 है। हो जाएगा, मैं सोचा था 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं लगता होगा, पर फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो जाए। देखो 12 हो गया है ना, 13 नंबर करते हैं। क्या है ये, देखो ये भगवान जल्दी हो जा। देखो ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स पेपर इनवलप। द स्टॉक ऑफ इनवलप वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2021 एट अ कॉस्ट ₹50 पर पैक, ठीक है। ABC मैन्युफैक्चर्स एक कंपनी है, जो ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर एंड सेल करता है क्या, पेपर इनवलप। अब देखो स्टॉक ऑफ इनवलप में वाज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री, इंक्लूड है जिसका खर्चा क्या था, ₹50 है, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिटर नोटेड, देखो सिंपल से बोल रहा है कि इन्वेंट्री का कॉस्ट इसका क्या था, ₹50। ये लोग अपना ऐसा जूम करके चला था, ये करके रखा था, बट क्या हुआ देखो, ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर नोटेड दैट द सब्सिक्वेंट सेल प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री एट 15 अप्रैल 2021 was 40 per pack. Furthermore, inquiry revealed that during the physical stock take, water leakage was created damage to the paper and glue. According to the following week, ABC Limited has spent a total of ₹15 per pack for repairing and reapplying glue to the envelope. आप देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन देखो ये है कि 31 मार्च के दिन अपन इन्वेंट्री को बुक करके रखें ₹50 पर यूनिट। ये इसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर आप इंडेक्स 10 पर होगे ना, तो उसमें बोला है कि अगर बुक्स को क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट, अगर वो सब्सिक्वेंट इवेंट कुछ होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, 31 मार्च से लेके जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव होते हैं या शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव होते हैं, उसके बीच में का जो अगर क्या बोलते हैं कुछ लोचा है, तो उसको उसके साथ एक एडजस्ट कर दो ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, 31 मार्च को अपन बोल के रखे कि ₹50 मेरा कॉस्टिंग है, बट ऑडिटर जब अप्रैल में ऑडिट करने गया तो उसको ये पता लगा कि उसका कॉस्ट तो 40 है। तो भाई ऑडिट बुक्स फाइनल नहीं हुआ है ना, एक काम करो उसको 40 पे राइट अप करो, बट 40 पे राइट अप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बेचने पे 40 मिलेगा, पर उसका इतना डैमेज हो गया है ना कि उसको ₹40 बेचने के लिए उसको ₹15 और खर्चा करना पड़ेगा। तो टोटल अपने को बेचने पर मिलेगा कितना, ₹25, ₹40 में बेचेंगे, ₹15 खर्चा करेंगे, 40 - 15 कितना मिलेगा,
₹25 है और अपन बुक कितना करके रखे हैं ₹50, तो राइट अप कितना करेंगे, कितना से कम करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा अपने को ₹25 से। कितना, 50 रुपये तो अपन क्या करके रखे हैं, बुक करके रखे हैं, बट उसका एक्चुअल में बुक होना कितना चाहिए था, ₹25 ही, तो 50 - 25 = 25। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इन्वेंट्री राइट डाउन। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 40 - 15 25, और इन्वेंट्री को राइट डाउन कितना से करेंगे, 25 से। देखो यहीं पे लिखा है द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज expected sale price of ₹40 less cost incurred to bring the goods to a sellable condition in 15। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा, 25। राइट डाउन कितना करेंगे, 50 - 25 दैट इज ₹25 पर बैग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, पूछने का चांस है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर, अरे भाई बैग क्यों जा रहा है, 13 के बाद 14, ये क्या है, ये देखो बोल रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी हैज़ 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड रिकॉर्डेड एट अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट। ईयर एंड में कंपनी पी के पास 100 यूनिट रखा हुआ है, उसका कैरिंग कॉस्ट कितना है, ₹10। अब देखो, अब बट उसका मार्केट प्राइस कितना है, ₹8 पर यूनिट, एट विच दिस ₹8 में सोल्ड हो सकता है। कंपनी पी हैज़ अ फर्म सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विथ अ कंपनी क्यू टू सेल 60 यूनिट एट 11 पर यूनिट विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट ऑफ क्या है अपना, ₹1 पर यूनिट। कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ कंपनी पी। हम देखो क्या बोल रहा है, देखो एक कंपनी के पास 100 यूनिट्स है, ठीक है, अब उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, ₹10। अब देखो बट उसका मार्केट प्राइस क्या है, ₹8, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ₹8, बट ये ₹8 नहीं है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल अगर कुछ है तो देखो ₹1 उसका बेचने पे लगने वाला है, तो देखो इसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹7 ही है। तो देखो 1000 यूनिट इसके पास था, उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या है अपना, ₹7। ठीक है, ₹7 कैसे आया, 8 - 1। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करें, तो देखो इसमें अगर इतना ही होता ना तो अपना आसान था, 100 × 7 कर देता, अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। बट इसमें क्या है ना, एक और लोचा है, लोचा ये है कि देखो जो अपना 100 यूनिट्स है ना, इसमें से वो 60 का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो उसको कितना में बेचेगा, ₹11 में। अब देखो ₹11 में बेचेगा, बट भाई बेचने मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, तो बट बेचने के लिए उसको बनाना भी तो पड़ेगा, या उसको बेचने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो खर्चा करने के लिए ₹1 उसको उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, ₹10। सॉरी, इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा, ₹10। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा, देखो जो 60 यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, क्यों, 11 - 1 ये हो गया, 60 × 10 कर दो ₹600, और बाकी का जो 40 यूनिट्स है उसको आप कर दो ₹7 से। 7 कैसे, 8 - 1 इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो देखो यही लिखा, देखो वाइल परफॉर्मिंग एनआरबी टेस्ट द एनआरबी ऑफ 60 यूनिट डैट विल बी सोल्ड टू द कंपनी क्यू इज 10, 11 - 1, और बाकी 40 का जो एनआरबी है वो 8 - 1 7 हो गया। बाकी अब देख लो इसका कॉस्ट क्या हो गया अपना, 880, जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये आसान है। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो ए बिजनेस हैज़ 4 आइटम ऑफ इन्वेंट्री, A1 A2 B1 C1। ठीक है, 4 प्रकार का इन्वेंट्री है। अब बोल रहा है ए काउंट ऑफ इन्वेंट्री हैज एस्टेब्लिश दैट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री करेंटली हेल्ड एट कॉस्ट आर फॉलो। अपन को निकालना क्या, ये बताओ ना, निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस एनआरबी। तो देखो इसके एनआरबी क्या होगा, देखो सेलिंग प्राइस माइनस सेल्स कॉस्ट, एनआरबी आता है, तो दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो देखो 78 - 500 7300। अब देखो 7300 और ये अपना 800, दोनों में से लोअर कौन सा है, 73। तो A1 कितना बुक होगा, 73 पे। तो ऐसे ही अपना चारों को बुक कर लो।
इधर में देखो प्रेजेंटेशन ऐसे रखो, ये चारों इन्वेंट्री का नाम लिख दो, इसका कॉस्ट में कुछ नहीं करना है, इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है। एनआरवी को कैसे निकलेंगे, पहले ये कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, अपना ये आ गया। अब देखो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, जो लोअर होगा इसमें देखो 8,000 और 7300 में लोअर कौन सा है, एनआरवी, ये कॉस्ट एनआरवी, बाकी के सब देखो कॉस्ट ही लोअर है। तो कुछ नहीं करना है, सबको डाल दो, टोटल कर लो, अपना आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15। और भी क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। और एक है अपना क्वेश्चन नंबर 17। एक काम करते हैं 17 पहले कर लेते हैं। 17 में देखो, सन फार्मा लिमिटेड अ रिनाउंड कंपनी इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो अब मेरे को पढ़ने का ताकत नहीं है, 1 घंटा निकल गया है ना। देखो जो अभी क्वेश्चन किए ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर नेट रियलाइजेबल इस पर दे दिया है, तो आपको बस कंपेयर करना है। ये दोनों में से लोअर कौन है, लोअर ये, तो ए को वैल्यू करेंगे इस पे, बी को करेंगे इस पे, ये लोअर है, सी को करेंगे अपना इस पे, और डी को करेंगे इस पे। देखो वही लिखा हुआ है। तो देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री आइटम बाय आइटम ही होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले आपको क्या करना है, आइटम बाय आइटम करना है। तो यहाँ पहले बोला है आइटम बाय आइटम करो, तो आइटम बाय आइटम तो अपन कर दिया, बट एक बोला है कि एक काम करो ना, आप ग्रुप बेसिस पे बता दो। ग्रुप मतलब टोटल में, टोटल कॉस्ट कितना है 14,600, और नेट रियलाइजेबल क्या है, 14,600, इधर में है 14,540, तो कम कौन सा है 14,540, तो ये अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना नेट बेसिस पे, ये अपना ग्रुप बेसिस पे आ गया। तो ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करना है मेरे को सहलो, अगर कोई लोग पूरा देख रहा है तो वो लोग को तो थैंक यू सो मच, जो पूरा नहीं देख रहा है तो बता दो भाई कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। 1 घंटा के वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरे को 2 मिनट दो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है ना। तो देखो अपन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्वेश्चन बढ़िया है, 2-3 क्वेश्चन ही बढ़िया है, जो क्वेश्चन बोले हैं ना बढ़िया है। तो अब एक काम करो, वही सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ है नहीं है। एक लास्ट इलस्ट्रेशन 16 है, इसको करते हैं और इसके बाद आप इसको पैकअप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको अपलोड करने में दिक्कत होगा ना। मैं देख लेता हूँ कि इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना, जो TYK का क्वेश्चन है वो कितना है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये सेम टू सेम आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ। एक काम कर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कौन कौन सा खर्चा आता है। देखो कॉस्ट ऑफ परचेज, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को अपन लेस करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करते हैं, फ्रेट को ऐड करते हैं, हैंडल चार्ज को लेते हैं। बाकी देखो सेल्स कमीशन को नहीं लेंगे, ये सेल्स कमीशन इसको भी नहीं लेंगे, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी नहीं लेंगे, बट इंडेंटिंग एजेंट को लेंगे, आफ्टर सेल्स नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। ऐसे ही सेम इसमें क्या करना है। देखो अब मैं बता दूँ, देखो अगर फुल कैपेसिटी दिया रहे और नॉर्मल कैपेसिटी दिया रहे तो आपको क्या करना है, नॉर्मल कैपेसिटी लेना है, फुल कैपेसिटी को नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इसका क्वेश्चन सिमिलर किया हुआ है। फिक्स ओवरहेड अपना कितना लगा है 1500 रुपये। अब ये 1500 को डिवाइड करेंगे 7500 से, 1 यूनिट का निकल गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपना 6500 से, तो अपना फिक्स ओवरहेड का खर्चा निकल गया। अब फिक्स ओवरहेड के बाद वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है अपन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा भी क्वेश्चन शायद नहीं किया है क्या, राइटअप वाला किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है और 1, ये 3 क्वेश्चन है जो बढ़िया है, देख सकते हैं। ठीक है, पहले अपन जो बच गया ना 16 नंबर उसको ख़त्म करते हैं, फिर इसको देखते हैं आज ख़त्म करेंगे या अगले वीडियो में इसको डालूंगा। अब बोलोगे तो अपलोड करूँगा, वरना नहीं। देखो आप बोलो या ना बोलो, मैं तो करने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर